जोहार, जय मुनिवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश हुए लगभग 15 दिनों का समय बीत चुका है। इन दिनों में आपने तमाम सूत्रों से बजट 2023 के बारे में जानकारी इकट्ठा की होगी। अगर आपके जानकारी के स्रोत टीवी और अखबार है, यानी आप टीवी और अखबार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि आपके पास सही जानकारी इकट्ठा नहीं हुई है। आपके पास यही जानकारी इकट्ठा हुई है कि इस बजट से अमृतकाल शुरू हो गया है। यह बजट मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है और इससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर एक बार भाजपा की यानी नरेंद्र मोदी की जीत होगी, भाजपा की सरकार बनेगी। पर यह सही नहीं है। हम आपको बताएंगे कि बजट में देश के बड़े तबकों को क्या मिला है। ये बड़ा तबका किसानों का है, ये बड़ा तबका ओबीसी का है, यह बड़ा तबका बेरोजगारों का है और यह बड़ा तबका छात्र छात्राओं का है। इनके लिए आरएसएस संचालित भाजपा की केंद्र सरकार ने क्या दिया है, यह जाने बगैर इस बजट को मास्टर स्ट्रोक कहना या ये मान लेना कि अब से अमृतकाल शुरू हो गया है, गलत होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के अन्नदाता किसानों की। किसान आंदोलन 2020 से 2021 तक एक साल से भी लंबे समय तक चला है। 9 अगस्त 2020 से 11 दिसंबर 2021 तक देश के किसानों ने राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी धूप, जोरदार बारिश और कड़ाके की ठंड को झेलते हुए केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन किया था। उनकी मांगे कुछ इस प्रकार से थी: तीनों फार्म बिल का निरसन, कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सुनिश्चित करना, एमएसपी को औसत भारित उत्पादन की लागत से कम 50% अधिक उठाना, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का निरसन आयोग 2020, किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को लागू करना, फार्म यूनियन के नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के लिए, कृषि गतिविधियों के लिए डीजल की कीमतों में 50% की कमी करना, बिजली संशोधन अध्यादेश 2020 को रद्द करने के लिए। लंबे संघर्ष के बाद किसानों की इन मांगों में से केंद्र सरकार ने केवल 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया। एक साल से भी लंबा चला यह किसान आंदोलन किसानों के लिए इतना आसान भी नहीं था। आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार और भाजपा ने अलग अलग तरीके अपनाए। कभी उन्हें खालिस्तानी कहा गया तो कभी आंदोलन में आतंकी और माओवादी ताकतों का हाथ भी बताया। आंदोलनकारी किसानों पर वाटर कैनन तो कभी आंसू गैस के गोले, कभी लाठियां और यहां तक कि गोलियां भी चलवाई गई। बावजूद इसके किसानों ने हार नहीं मानी। एक साल से भी लंबे समय तक चले इस किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। अंत में सरकार ने 3 काले कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी को लेकर गारंटी देने वाला कानून आज भी नहीं बनाया है। यह सब इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप ये समझ सके कि क्या ऐसी किसान विरोधी सरकार बजट में किसानों के लिए कुछ दे सकती है या नहीं। आंकड़ों से समझते हैं कि बजट 2023-24 में किसानों के लिए क्या है। स्वराज इंडिया के संस्थापक और किसान नेता योगेंद्र यादव ने बजट पेश होने के दिन यानी 1 फरवरी को ही इसके बारे में अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर इसकी जानकारी देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 2022-23 के बजट की तुलना में इस साल के बजट में किसान और खेती का पैसा कम कर दिया गया है। पिछले साल यानी 2022-23 में सरकार ने खेती और उससे जुड़े कामों पर बजट का 3.84% खर्च किया था और इस साल के बजट में वह 3.20% कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री किसान योजना भी शामिल है। अब दिखने के लिए तो वह केवल 0.60% कम हुआ है, लेकिन यह हजारों करोड़ रुपए का होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 चीजें बताई है जिस पर केंद्र सरकार आने वाले समय में ध्यान देने वाली है, जिसे उन्होंने सप्तऋषि नाम दिया है। इस पर योगेंद्र यादव ने सरकार से कृषि के मामले में 7 सवाल पूछे हैं।
उनमें पहला सवाल किसानों की आमदनी को 2 गुना करने के बारे में है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आमदनी 6 सालों में ही 2 गुनी कर दी जाएगी। इस साल के बजट में किसानों की आमदनी को लेकर कोई बात नहीं है। साल 2016 में जब केंद्र सरकार ने ये घोषणा की थी, तब सरकार के मुताबिक एक किसान परिवार की आमदनी 8,000 रुपये थी, जिसे बढ़ती महंगाई को मिलाकर 6 सालों में 21,000 रुपये करना था। लेकिन घोषणा के 3 साल बाद किसानों की आमदनी सिर्फ 10,000 रुपये हो गई थी और अब 11,000 रुपये हुई होगी। यह बात भी योगेंद्र यादव ने कही है। योगेंद्र यादव ने एमएसपी को लेकर भी सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि सरकार केवल एमएसपी की घोषणा न करे, भाषणबाजी ना करे, बल्कि उसका कानून बनाकर उसे किसानों को देने का काम करे। सरकार ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी तो नहीं दी, बल्कि केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसका नाम है आशा, जिससे किसानों को एमएसपी दिलवाने का काम होता था। इसके अलावा 2 और योजनाएं थी, प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी पीएसएस और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी एमआईएस। आशा योजना को 2 साल पहले बजट हुआ करता था 1500 करोड़। पिछले साल का उसका बजट घटाकर कर दिया गया केवल 1 करोड़। इतना ही नहीं तो पीएसएस और एमआईएस का पहले बजट हुआ करता था 3,000 करोड़। पिछले साल यानी 2022-23 में कर दिया गया 1,500 करोड़ और अब इस साल के बजट में किया है केवल मात्र 10 लाख रुपया। यानी सरकार ने वह दोनों योजनाएं बंद कर दी है। यह है देश में एमएसपी का हाल। उसके बाद तीसरा सवाल योगेंद्र यादव ने फसल बीमा योजना के बारे में किया है। केंद्र सरकार की अशोक दलवाई की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने कहा कि फसल बीमा योजना जब से बनी है तब से ही पहले के मुकाबले कम किसान इसमें आ रहे हैं। यह योजना विफल हो गई है, पूरी तरह से विफल हो गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात ने तो इस योजना को छोड़ ही दिया था। उसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी इससे किनारा कर लिया है। इस योजना में खर्चा कितना है यह भी योगेंद्र यादव ने बताया है। पिछले साल इसमें 15,500 करोड़ रुपयों का खर्चा था। इस साल उसे बढ़ाने की बजाय सरकार ने उसे 13,625 करोड़ रुपए कर दिया है, यानी घटा दिया है। मनरेगा की बात करते हुए योगेंद्र यादव ने बताया कि मनरेगा को पिछले साल सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़े। खर्चा ज्यादा हुआ जितना रखा था। इसके बावजूद भी इस साल के बजट में सरकार ने मनरेगा का बजट घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया है। मनरेगा वह स्कीम है जिसका ज्यादातर फायदा खेतीहर मजदूरों को होता है, लेकिन सरकार ने उसके बजट को भी कम कर दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का बजट पिछले साल 68,000 करोड़ रुपए था, उसे घटाकर इस साल कर दिया है 60,000 करोड़। पिछले साल फर्टिलाइजर्स यानी खाद, इस पर सरकार ने 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च किया था, जिसे इस साल के बजट में घटाकर 1,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी इसमें भी खाद में भी कटौती की है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सरकार ने जुलाई 2020 में घोषित किया था। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन वह 1 लाख करोड़ रुपए सरकार 5 सालों में देने वाली थी। 3 साल के बाद अब तक सरकार ने केवल मात्र 10,000 करोड़ रुपया ही इसे दिया है। इस 5 साल की योजना पर सरकार ने निर्धारित निधि का 10% भी खर्चा नहीं किया है। आखिर में योगेंद्र यादव ने सरकार की 4 साल पुरानी घोषणा एग्रीकल्चर मार्केट की भी हालत को बता दिया। सरकार ने कहा था कि 3 साल के अंदर 20,000 प्रॉपर एग्रीकल्चर मंडियां बनाई जाएगी, लेकिन अब तक सरकार ने कितनी मंडियां बनाई इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस पर बोलना ही छोड़ दिया है। ये तो हो गई खेती और किसानों के लिए सरकार ने क्या रखा है बजट में, रखा भी है या नहीं इसकी बात। योगेंद्र यादव ने आगे जानकारी देते हुए कुछ और आंकड़े भी दिए हैं। उन्होंने सरकार के ग्रामीण विकास पर कितना बजट रखा है उन आंकड़ों को भी बताया है। सरकार ने पिछले वित्तीय बजट 2022-23 में
ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का 5.81% रखा था, जिसे इस साल के वित्तीय बजट में घटाकर 5.29% कर दिया है। यानी ग्रामीण विकास के बजट को सरकार ने घटा दिया है। वही अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले बजट में था 2.20% और इस बजट में इसे कर दिया है 1.98%। दूसरी ओर शिक्षा के लिए पिछले बजट में 2.64% था, तो इस साल के बजट में 2.51% कर दिया है। और इसमें से भी ज्यादा पैसा जो है उच्च शिक्षा पर खर्च कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को सरकार ने हवा में छोड़ दिया है। 1964 में बने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बने कोठारी आयोग से लेकर अब तक के सभी जानकारों एवं अलग अलग आयोगों ने शिक्षा पर कम से कम 6% खर्च करने की बात कही है, लेकिन सरकारें, फिर चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर साल शिक्षा का बजट जो है वो कम करते आ रही है, जिससे भारत में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो रही है। 2014 में सत्ता पर आसीन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री और उनका सारा मंत्रिमंडल रास्ते पर झाड़ू लेकर सफाई करते दिखा था। वह सब तो ठीक था, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के लिए बजट में कितना पैसा रखा गया है, यह ही असली सवाल। बात करें 2022-23 के बजट की, तो पिछले साल 13,953 करोड़ का बजट रखा था, जिसे अब घटाकर 7,192 करोड़ कर दिया गया है। दूसरी ओर 2017 के बाद के 5 सालों में सीवर टैंक में मरने वाले सफाई कर्मियों की संख्या 400 से ज्यादा है। आज भी सफाई कर्मियों के लिए पर्याप्त मात्रा में न सुविधाएं उपलब्ध है और न ही उनका पुनर्वास और न ही कल्याण। यह दावा है सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन का। उनके मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मैन होल टू मशीन होल का जो दावा है वो शब्दों की कलाबाजी भर है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों के पांव धोए या खुद झाड़ू लगाए, सफाई कर्मियों का कल्याण तो बजट में प्रावधान करने से ही होगा, जो इस साल के बजट में भी कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए एक बड़ा तबका मोदी सरकार से नाराज ही चल रहा है। बात करें देश से बेरोजगारी खत्म करने की मोर्चे की, तो उसमें आरएसएस संचालित केंद्र की भाजपा सरकार विफल हो रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार ये खुलासा हो गया है कि शहर में बेरोजगारी दर नवंबर 2022 में 8.9% से बढ़कर दिसंबर में 10% हो गई है, जबकि इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.55% से घटकर 7.44% हो गई है। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में लगभग 9,80,000 पद रिक्त है, खाली है। यह जानकारी राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह सवाल पूछा था। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के संबंध में आंकड़े पेश करने के लिए कहा था। साथ ही साथ अलग अलग विभागों का अलग अलग डेटा भी मांगा था। आरक्षित वर्गों के लिए यानी SC, ST, OBC के लिए भी अलग से डेटा की मांग की थी। केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने अलग अलग विभागों में खाली पदों का डेटा पेश किया। इस डेटा के मुताबिक डिफेंस, रेलवे और गृह मंत्रालय में लाखों पद खाली है। रेलवे में जहां 2,93,943 पद खाली है, वहीं गृह मंत्रालय में 1,43,536 पद खाली है। दूसरी ओर डिफेंस में 2,64,706 पद खाली पड़े हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने के नारे के साथ सत्ता में आई हुई आरएसएस की भाजपा सरकार ने नए रोजगार निर्माण करने के लिए तो कोई काम नहीं किया, बल्कि जो नौकरियां पहले से ही उपलब्ध थी उन्हें भरने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया है। शायद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले औंधे मुंह गिरने की नौबत से बचने के लिए अब सरकार कोई प्रयास करे, लेकिन बजट में बेरोजगारी का न जिक्र किया गया है और न ही उसे खत्म करने के लिए कोई प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के लिए आवंटन 1,42,342.36 करोड़ रुपए था, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 89,200
65 करोड़ रुपए था। हालांकि कुल बजटीय आवंटन में से केवल 37.79% यानी 53,794 करोड़ रुपए एससी लक्षित योजनाओं के लिए थे, जबकि 43.8% यानी 39,113 करोड़ रुपए एसटी लक्षित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे। लक्षित योजनाएं वे योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय को सीधे लाभ पहुंचाती है और विशेष रूप से उनके लिए ही ये पैसा होता है। नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन जनसंख्या के अनुपात में करना अनिवार्य है। हालांकि इस वर्ष भी आवंटन जनसंख्या के अनुपात में नहीं किया गया है, इसलिए एससी और एसटी बजट में क्रमशः 40,634 करोड़ रुपए और 9,399 करोड़ रुपए का अंतर मौजूद है। यही हाल देश के बड़े वर्ग ओबीसी का भी है। प्रधानमंत्री अपने लगभग हर भाषण में विकास पर जोर देते हैं, पर ओबीसी के लिए उनकी संख्या के अनुपात में न बजट में नए पैसे का प्रावधान करते हैं और न ही उनकी गिनती कराते हैं, न उसके लिए पैसा रखते हैं। अब बिना पैसे का विकास कैसे होगा, यह बात तो नरेंद्र मोदी ही जानते हैं, या शायद नहीं जानते, क्योंकि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तब से वह लगातार ओबीसी के विरोध में निर्णय ले रहे हैं। फिर वह निर्णय चाहे जातीय आधारित गिनती न कराने का हो, या 200 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर लाने का फैसला हो, या फिर नीट की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण न देने का फैसला हो। जहां एक तरफ देश में ओबीसी की और तमाम लोगों की जाति आधारित गिनती की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जातीय गिनती कराने के लिए एक पैसे का प्रावधान भी इस बजट में नहीं किया है, और न ही जातीय गिनती की बात को वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में मुंह से बोला भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। इसलिए इस बजट को ओबीसी विरोधी बजट भी कहा जा रहा है। इसकी वजह से 52% आबादी वाला वर्ग 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में जाने का खतरा अब बढ़ गया है। केवल ओबीसी ही नहीं, बल्कि किसान, बेरोजगार, सफाई कर्मी, छात्र, एससी एसटी भी मोदी सरकार के विरोध में जा सकते हैं। बस उन्हें इन सभी बातों को समझने की देर है।